हेलो स्टूडेंट, एसएम एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं एसके सिंह आज बात करने वाला हूं डीएनबी राउंड थर्ड के बारे में। आज डीएनबी राउंड थर्ड का सीट मैट्रिक्स पब्लिश कर दिया गया है। उसमें मैं बात करूंगा कि कौन कौन से ब्रांच के लिए कितने सीट अवेलेबल हैं। वहीं मैं बात करूंगा राउंड वन में कितने सीट थी, राउंड टू में कितने सीट थी और राउंड थर्ड में कितने सीट बची है। अगर बात करता हूँ सबसे पहले कि जो सीट अभी बच के आई है राउंड थर्ड के लिए, वो लगभग 300 सीट है। 2300 समथिंग सीट अवेलेबल है। यूआर कैटेगरी के लिए 2103 सीट अवेलेबल है। और बात करें अदर कैटेगरी के लिए, जैसे कि आपको हो गया ओबीसी, एससी, एसटी, उनके लिए लगभग जो बाकी सीट है 200 से 250 सीट अवेलेबल है। मैं आज ही एक वीडियो बनाया था, सुबह में पब्लिश किया था। उसमें मैं आपको बताया था कि राउंड थर्ड में क्या होगा क्लोजिंग रैंक। तो वो क्लोजिंग रैंक मैं इसी के अनुसार पे बताया था कि लगभग 2000 प्लस सीट अवेलेबल होंगे। और ये लगभग 2300 प्लस सीट अभी देखने को मिल रहा है। तो इसको देखते हुए हो सकता है कि मैंने जो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया, इससे भी क्रॉस कर सकता है। और वैसे स्टूडेंट जिनको कि चॉइस फिलिंग समझ नहीं आ रही हो, ब्रांच वाइज कॉलेज को समझ नहीं है, या स्टाइपेंड के बारे में मालूम नहीं है, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको कि मालूम नहीं है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पेड सर्विस है, आपको प्रॉपर सर्विस दी जाएगी। चलिए मैं अब बात करता हूँ कि कौन कौन से ब्रांच के लिए कितने सीट अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेडियो का। तो रेडियो का राउंड थर्ड में जो सीट अवेलेबल है 121। डर्माटोलॉजी के लिए 5 सीट है, पीडिया के लिए 241 सीट है, और एनेस्थीसिया के लिए आपको 396 सीट है, ओबीजी के लिए 196 सीट है, जनरल सर्जरी के लिए 255 सीट है, जनरल मेडिसिन के लिए 358 सीट है, वहीं इमरजेंसी मेडिसिन के लिए 69 सीट है, और ईएनटी के लिए आपको 44 सीट है, ऑर्थो के लिए 132 सीट है, ऑप्थल के लिए 144 सीट अवेलेबल है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन के लिए 36 सीट अवेलेबल है, पैथो के लिए 39, रेडियोथेरेपी के लिए 42। अगर वहीं बात करते हैं कार्डियो सर्जरी के लिए तो 24 सीट अवेलेबल है, प्लास्टिक सर्जरी के लिए 6 सीट अभी अवेलेबल है। वहीं बात किया जाए फैमिली मेडिसिन का तो 36 सीट अवेलेबल है। रेडियोथेरेपी की अगर बात किया जाए तो 17 यानी कि 17 सीट अवेलेबल है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस रैंक पे आपको कितने सीट मिल सकती है। सारी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राउंड 1 और राउंड 2 तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन ये राउंड थर्ड है। राउंड थर्ड में या राउंड 1 हो या राउंड 2 हो, डीएनबी में आपको सबसे पहले जो रोल अदा करता है वो चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग किस तरीके से कर रहे हैं, कौन कौन से स्टेट को आप अपने अंडर ले रहे हैं, या कौन कौन से हॉस्पिटल को ले रहे हैं, कौन हॉस्पिटल कैसा है, कितने बेड का है, क्या कैपेसिटी है इसका, है ना। ये सारे चीज़ों को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों को अगर आप नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं डीएनबी में आपको मुश्किल को सामना करने पड़ सकता है। डीएनबी में तो सीट लेना बहुत आसान है, लेकिन आपको सोच समझ के सीट लेना चाहिए कि कौन सा हॉस्पिटल कैसा है, पासिंग रेट कैसा है ना, बेड कैपेसिटी कितना है। बेड कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है पासिंग रेट। साथ में आपको कॉलेज हॉस्पिटल किस एरिया में है, एरिया पे भी डिपेंड करता है पासिंग रेट। इन सारे चीज़ों पे पासिंग रेट डिपेंड करता है। डीएनबी में तो एडमिशन लेना काफ़ी आसान है, लेकिन निकलना काफ़ी टफ है। इन चीज़ों को समझिए, बार बार मैं यही चीज़ों को समझा रहा हूँ आपको। अगर इन चीज़ को समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। डीएनबी में 6 महीना 7 महीना तक स्टडी लेने के बाद भी लोग छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन ये चले जाते हैं क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, कभी गलत लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं, इसके वजह से उन्हें छोड़ने पड़ जाता है। ठीक है, या फिर वो प्रॉपर वहाँ पे स्टडी नहीं कर पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं, सीखने को नहीं मिलता है, या किसी का प्रेशराइज किया जाता है, दबाव दिया जाता है, इसके कारण वो छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, या फिर कोई कोई ऐसे भी हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे काफ़ी मात्रा में पॉलिटिशियन रहते हैं, पॉलिटिक्स होता है, राजनीतिक होता है, इसके कारण भी लोग चले जाते हैं। मैं बार बार यही वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि आपको जो यहाँ पे थ्योरेटिकल जो एग्ज़ाम होते हैं, लोग डरते क्यों हैं डीएनबी से। जो यहाँ पे थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होते हैं बिल्कुल इजी से लोग पास कर जाते हैं, प्रैक्टिकल भी पास कर जाते हैं, जिसको कि इंटरनल बोलते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल में लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक्सटर्नल जो लेने आते हैं वो अपने हॉस्पिटल के लोग नहीं होते, अपने कॉलेज के लोग नहीं होते हैं। ठीक है, ना हम उन्हें जानते हैं ना वो हमें जानते हैं।
ठीक है। जब वो हमसे क्वेश्चन करते हैं उसका सही और सटीक जवाब नहीं देते हैं, अगर देते भी हैं तो हम अपने एटीट्यूड में देते हैं, इसके वजह से कहीं ना कहीं वो हमें फेल कर देते हैं, मार्क्स अच्छा नहीं देते हैं। इसका खमियाजा ये होता है कि हम फेल कर जाते हैं इंटरनल में, एक्सटर्नल में। जब एक्सटर्नल में फेल कर जाते हैं तो लोग वही होता है नर्वस में छोड़ देते हैं डीएनबी के सीटों को। राउंड 1 में, राउंड 2 में, फाइनल राउंड में भी जाके, फाइनल ईयर में भी जाके लोग छोड़ देते हैं। यही रीज़न है। कहीं ना कहीं आप एक्सटर्नल के साथ अच्छे तरीके से पेश आना होगा, साथ में जिस हॉस्पिटल में आप हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं उस हॉस्पिटल को भी समझना होगा, वहाँ के जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी प्रोफेसर, मतलब जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके साथ एक रिस्पेक्ट देना होगा। आपको 3 साल ही आपको रिस्पेक्ट देना है, इसके बाद आप तो कहीं और, वो कहीं और। तो इन चीज़ों को समझिए, अच्छे तरीके से आप रहिए। 3 साल के बाद आप खुद एक अपने जो आपका सोच है, जो आप चाह रहे थे बनना, वो आप बन के तैयार हो जाएंगे। 3 साल आप किसी तरीके से मेहनत कीजिए, जिनको कि सीट मिलेगा राउंड 3 में या राउंड 1 या राउंड 2 में, जिन्हें सीट मिल चुका है। ये डीएनबी को क्रैक करना कोई टफ नहीं है, उतना भी भारी नहीं है कि आप डीएनबी को क्रैक नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। बस आपको कहीं ना कहीं सोचना, समझना, जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लोग किसी के बात में आके भी डीएनबी को क्रैक नहीं करते हैं। ठीक है, कभी किसी के दबाव में आके नहीं कर पाते हैं, या किसी के गलत सुझाव के कारण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम तो सबसे बेस्ट मानते हैं डीएनबी को ही। डीएनबी से जो स्टडी करके लोग डॉक्टर बनते हैं, इससे बड़ा डॉक्टर एमएस-एमडी वाले नहीं होते हैं। डीएनबी के जो स्टूडेंट होते हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी रगड़ा, काफ़ी मशक्क़तें करने के बाद वो डॉक्टर बनते हैं, और वो जो डॉक्टर बनते हैं उनके तुलना में अगर एमएस-एमडी का डॉक्टर को बात किया जाए तो ये बिल्कुल कम होते हैं। लेकिन वाकई यही होता है कि एमएस-एमडी के जो स्टूडेंट होते हैं वो एडमिशन लेना तो थोड़ा टफ होता है, लेकिन पास आसानी से हो जाते हैं। डीएनबी में यही है कि एडमिशन लेना तो आसान है, लेकिन पास करने में थोड़ा सा टफ होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं तो ये भी मानता हूँ कि जो स्टूडेंट का स्कोर अच्छा है, एमएस-एमडी मिल गया है, तो अभी बहुत अच्छा है। मैं उनको बुराई नहीं कर रहा हूँ, सब हमारे लिए फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, भाई हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।